अब देखिए हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस साइथिल हानि क्या चीज है ये? अब देखिए आपको पता है कि जब आप किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो लॉ चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप इसमें किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो इसमें दो प्रोसेस होता है। इसमें जिन डोमेन्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं होता, जैसे ये वाला, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, ये वाला, इनका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है। ये लोग रोटेट होंगे और ये रोटेट होकर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी ये जो आपको दिख रहा है डोमेन्स ऐसे, वो इधर आ जाएंगे घूमकर। मतलब वे डोमेन्स जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से इतर है, डिफरेंट डायरेक्शन में, वो टर्क्यू के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे। लेकिन एक बात और होगा, जिन डोमेन्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो साइज में बढ़ जाएंगे, यानी उनका एरिया इंक्रीज कर जाएगा। अब एक सीधी सी बात करें, इस प्रोसेस में चाहे इनके रोटेशन में और चाहे इनके एक्सपेंशन में, विस्तार में, किसी में भी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है। अब जो वर्क करते हैं वो इस सब्सटेंस में एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। अब वो एनर्जी ऐसे ही कह लो, चाहे उसी एनर्जी को आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया है। लेकिन अगर आप इस एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दें, एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दें, आपने देखा है एच को जीरो करने के बाद भी आई के मान में जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता। यानी अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को जीरो भी कर दें तो भी ये सब्सटेंस टोटली डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। यानी कि इस एक्सटर्नल फील्ड ने जो वर्क किया था इनको क्या करने में, मैग्नेटाइज करने में, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में जो इसमें सेव हुई थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो करने के बाद हमको पुनः अगेन अवेलेबल नहीं हुई, पुनः हमको वो प्राप्त नहीं हुआ जितना काम फील्ड ने किया था इनको मैग्नेटाइज करने में। यानी मैं एक चीज कह सकता हूं कि जितनी एनर्जी मैग्नेटिक सब्सटेंस को प्रोवाइड की गई वो पुनः हमको वंस अगेन हमको रीगेन नहीं हुई, फिर से प्राप्त नहीं हुई। ठीक है ना? यानी मैं ये कहूंगा कि जितनी बार मैं ये प्रोसेस करूंगा मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, हमको हमेशा जो टोटल एनर्जी, टोटल डीमैग्नेटाइज हुआ ही नहीं, तो जितना काम मैंने किया था वो वापस हमको एनर्जी मिली नहीं। मैंने 100 जूल अगर किया था तो हमको 80 जूल ही मिला, 20 हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर से ये पोजीशन नहीं मिलेगी सब एक डायरेक्शन में होने के बाद, यानी कि हमारी एनर्जी हमको अवेलेबल नहीं हुई। ये पूरी तरीके डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। जितना हमने वर्क किया था, फील्ड ने जितना वर्क किया था इनको मैग्नेटाइज करने में, तो जब फील्ड जीरो हो गया तो ये जीरो नहीं हुआ, इसका मैग्नेटाइजेशन, यानी अब भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन है, यानी मेरी एनर्जी हमको फिर से वापस नहीं हुई। इस प्रकार हर साइकिल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान
हर एक साइकिल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा, और उस दौरान हमको हमारी पूरी एनर्जी वापस नहीं होगी। तो जितनी एनर्जी का हमको लॉस हुआ है वही हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है, शैथिल्य हानि है। अब 100 मैंने दिया था मैग्नेटाइज करते हुए, डीमैग्नेटाइजेशन में हमको 80 जूल मिला। 20 जूल मेरा कहाँ गया? इसी सब्सटेंस के अंदर रह गया, और इस सब्सटेंस में वो हीट के फॉर्म में दिखाई देगा। वो हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है, वो एनर्जी लॉस जो हुआ। और जब हम कई बार इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सब्सटेंस काफ़ी हीट हो जाएगा, काफ़ी हीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा जितनी एनर्जी का लॉस हुआ है, जो हिस्टैरिसीस लॉस है, अगर हम एक शब्द कहें कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर हम अपने हिस्टैरिसीस लॉस को काउंट करें कि सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में, प्रति एकांक आयतन में कितना हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कितना हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो वो हिस्टैरिसीस लॉस हम बड़ी इजीली, ये जो हमारा कल कर्व हमको मिला था बेटा, किसी को याद हो तो, हिस्टैरिसीस लूप, इस लूप का एरिया निकालने अगर हम, तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस इस लूप की एरिया के, इस लूप को बोलते हैं IH लूप, इस कर्व के एरिया के इक्वल होगा हिस्टैरिसीस लॉस। और इसका एरिया निकालना इस लूप का, हिस्टैरिसीस लूप का, जिससे हमको हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बड़ा बेनिफिशियल हमारे लिए। कैसे? क्योंकि हमको ऐसे सब्सटेंस को सेलेक्ट करने में तब आसानी हो जाती है, एक इजीनेस हो जाती है, एक इजीनेस हो जाती है ऐसे सब्सटेंस को सेलेक्ट करना जिनका हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम हो। अगर आपको किसी सब्सटेंस के बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने हैं तो आप हिस्टैरिसीस लॉस से हमेशा बचना चाहेंगे। और मैं लूप देख करके ये जान जाऊंगा कि इसका, चूँकि हिस्टैरिसीस लॉस इस लूप की एरिया के इक्वल होगा, तो बहुत आसानी से मैं इस हिस्टैरिसीस लॉस को काउंट कर लूँगा। जैसे ट्रांसफार्मर में क्रोड बनती है, लगती है, और डायनामो का जो आर्मेचर कॉइल होता है, डायनामो का जो आर्मेचर कॉइल है, उस आर्मेचर कॉइल को, उसके अंदर भी क्रोड लगती है डायनामो के आर्मेचर कॉइल में। तो उस क्रोड को बनाने के लिए बड़ा आसान है, हम ऐसे, चूंकि उसमें भी बार बार मैग्नेटाइजेशन होता है डायनामो में और ट्रांसफार्मर में, और जब बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा हिस्टैरिसीस लॉस के फॉर्म में। तो उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिसका ये लूप एरिया कम से कम हो, तो बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए। हम इस लूप को देख करके, इस हिस्टैरिसीस लॉस को देख करके, इस लूप का एरिया देख करके हम बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हमारे लिए बेस्ट है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस मिनिमम हो। तो बड़ी आसानी से हम दो सब्सटेंस के हिस्टैरिसीस लॉस को कंपैरिजन कर लेंगे, किसका हिस्टैरिसीस लॉस कम है और किसका हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा है। ये बात रही बेटा। आइए हम आपको दो सब्सटेंस लेंगे। एक हम आपको नर्म लोहा लेकर दिखाते हैं, नर्म लोहा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, और एक स्टील, इस्पात बोलते हैं इंग्लिश में। मैं इनको दोनों को लेकर के मैं कंपेराइज करके दिखाता हूँ कि किसका हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा है, किसका हिस्टैरिसीस लॉस कम है, कौन सब्सटेंस बेहतर है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, किसकी कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में देखते हैं। ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखें, ये हिस्टैरिसीस लूप है, शैथिल्य लूप है। सॉफ्ट आयरन और स्टील जैसे दो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, इन लूप्स के शेप
और साइज से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि किसका हिस्टैरिसीस लॉस कम है और किसका हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा है। साथ ही साथ इनके इस लूप्स को स्टडी करके हम दोनों की, सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन दोनों की जिस चीज का मैं कंपैरिजन करूंगा वो रिटेंटिविटी है, हिंदी में धारणशीलता। रिटेंटिविटी, धारणशीलता। आपको अच्छे से पता है रिटेंटिविटी क्या है, कि मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देने पर, H को जीरो कर देने पर भी, H को जीरो कर देने पर भी कितना मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाता है, H को जीरो कर देने पर भी कितना I बचा रह गया उस सब्सटेंस में जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अगर इन दोनों ग्राफ को आप देखते हैं स्टील के लिए और सॉफ्ट आयरन के लिए, आप समझ सकते हैं कि जो आपका सॉफ्ट आयरन है, नरम लोहा, H को जीरो कर देने पर भी उसमें ज्यादा धारणशीलता रहती है, ज्यादा मैग्नेटाइजेशन रहता है सॉफ्ट आयरन में। OB डैश रहता है और स्टील का कम मैग्नेटाइजेशन होता है, मतलब बचा हुआ। भले H को जीरो कर देंगे, हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर दीजिए, तो ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन बचा रहेगा सॉफ्ट आयरन में और कम बचा रहेगा किसमें, स्टील में। ये आप समझ पाए होंगे। यानी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन जो अपने अंदर धारण करता है, रखता है, कंटेन्स करता है, वो सॉफ्ट आयरन है। दूसरी क्या चीज़ है, कॉस्टिविटी। कॉस्टिविटी कॉस्टिविटी निग्राहिता। अगर आप गौर से देखें, पहले तो कॉस्टिविटी को आप अच्छे से जानना है क्या चीज़ है, ये जानना चाहिए आपको। नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो जाकर आप देखें, ठीक है। ये जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, रिटेंटिविटी, यद्यपि H को जीरो कर दिया जाए, H को जीरो करने के बाद भी सॉफ्ट आयरन में इतना मैग्नेटाइजेशन बचा है और स्टील में इतना बचा है, जबकि आपने हमको फील्ड में रखा, उस फील्ड को ख़त्म कर दिया, तब भी मेरे अंदर मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है। इस मैग्नेटाइजेशन को बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसी को ख़त्म करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जितना मुझको मैग्नेटाइजेशन चाहिए उसका नाम क्या है, कॉस्टिविटी, निग्राहिता। H को हटाने के बाद भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन बचा है I, वो धारणशीलता, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में इधर जितना चुंबकन क्षेत्र चाहिए वो आपकी निग्राहिता, कॉस्टिविटी है। आप देखें सॉफ्ट आयरन को थोड़ा सा चाहिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए, पूरी तरीके से धारणशीलता को खत्म करने के लिए ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है स्टील के लिए, इतना OC। OC ये बड़ा है, यानी ज्यादा निग्रह बल लगाना पड़ता है, ज्यादा कॉर्सिव फोर्स लगाना पड़ता है टोटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए। किसको, स्टील को ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में एस लगाना पड़ता है। यानी कि आसान नहीं है स्टील को डीमैग्नेटाइज करना, टफ है इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अब देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस
हिस्टैरिसीस लॉस। शैथिल हानि। अगर आप इसमें गौर करें, इन दोनों ग्राफ को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस इस बात से पता लग जाता है किसका एरिया ज्यादा है और किसका एरिया कम है। हिस्टैरिसीस लूप इस चीज को बता सकता है कि डीमैग्नेटाइज करने में कहां ज्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हम मानते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप का एरिया हिस्टैरिसीस लॉस के इक्वल है, और अगर आप इस फिगर को देखें तो स्टील का हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है। स्टील को डीमैग्नेटाइज करने में ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट आयरन। तो स्टील का चूंकि लूप एरिया बड़ा है, आसान नहीं है इनको डीमैग्नेटाइज करना, स्टील को। सॉफ्ट आयरन को आसानी से डीमैग्नेटाइज कर, इसमें आपको नुकसान ज्यादा है डीमैग्नेटाइजेशन करने पर, ठीक है। तो परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, म्यू से दिखाते हैं, एंड दैट इज B/H। B/H से दिखाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि B/H में इससे जो म्यू की वैल्यू मिलेगी, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, किसकी ज्यादा है? क्या ये ग्राफ ये भी बता सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। समझे कैसे इस ग्राफ को बता सकते हैं। हम आपको बताएं, अगर हम कर्व ट्रेस करते हैं B और किसमें, H में, इन दोनों के लिए, सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए। B क्या है? ये है इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। और H क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये है कि आप कितना मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर आपको फील्ड में रखा जाए। अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर क्रिएट कर लेता है। और ये है कि तुम कितना कर सकते हो किसी अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज, कितना आप फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज कर सकते हो। ये फील्ड की पावर है, इंटेंसिटी है, और ये आप कितना मैग्नेटाइज हुए इसकी इंटेंसिटी है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख लीजिए इसको। सॉफ्ट आयरन इतना मैग्नेटाइज हो जाता है और स्टील इतना ही होता है। यानी अगर दोनों को सेम H दिया जाए, मतलब सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, सेम पावर दें, तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, ज्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन हो जाता है, उतना ही फील्ड से, जबकि स्टील कम हो पाता है। यानी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी हो जाती है, ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास आउट होती हैं सॉफ्ट आयरन से। स्टील से उतना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं क्रिएट होता, स्टील का उतना मैग्नेटाइजेशन, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। यानी कि सेम H के लिए B का मान ज्यादा है सॉफ्ट आयरन के लिए इन कंपैरिजन टू क्या बेटा, स्टील। यानी B का मान ज्यादा होगा किसके लिए, सॉफ्ट आयरन के लिए, जबकि H दोनों को सेम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट आयरन के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, चुंबकशीलता ज्यादा होगी। यानी कि सॉफ्ट आयरन बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब है बेटा अगला, नेक्स्ट
मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। किसके अंदर ज्यादा मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी है? इसको दिखाते किससे हैं? इसको दिखाते हैं काई एम से, I/H। आप अपने अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करते हैं? अपने अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करते हैं? कितना ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करते हैं? H की सेम वैल्यू के लिए आप देख लें, सॉफ्ट आयरन की I ज्यादा है, OB डैश ज्यादा है। उतने ही H के लिए स्टील का OB कम है, यानी I का मान ज्यादा है सॉफ्ट आयरन के लिए, जबकि H की वैल्यू दोनों को सेम दिया गया है। H उतना ही दिया गया है सॉफ्ट आयरन को, उतना ही स्टील को, लेकिन ये ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, इनकी चुंबकन ज्यादा हो जा रहा है, तो I का वैल्यू ज़्यादा है सॉफ्ट आयरन के लिए, तो काई एम की वैल्यू भी ज़्यादा होगी किसके लिए? सॉफ्ट आयरन के लिए। समझ सके बेटा इस चीज़ को? यानी बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रवृत्ति चुंबकित होने की प्रवृत्ति, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रवृत्ति को? सस्पेक्टिबिलिटी, संभावना मैग्नेटाइज होने की किसमें है? सॉफ्ट आयरन में। ठीक, ये हो गया। अब क्या चीज है अगली हेडिंग, हम क्या चीज पढ़ेंगे इसमें? समझ तो गए ही होंगे आप इसको। अब हम क्या चीज पढ़ते हैं बेटा इसमें, कि इसको तो समझ पाए ना, इनकी मैग्नेटाइज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा होते ही हैं सॉफ्ट आयरन। सेम वैल्यू के लिए, H की सेम वैल्यू के लिए ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं स्टील के कंपैरिजन में। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या चीज। इन ग्राफ से हमको एक और लाभ है। क्या लाभ है बेटा? हम एक और चीज स्टडी कर लेंगे इन ग्राफ से। क्या? सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस का सिलेक्शन कर लेंगे आसानी से। क्या ये हेल्पफुल है? हाँ, हम मैग्नेट बनाते हैं तो किसी पदार्थ का ही तो बनाते हैं, सब्सटेंस का ही तो बनाते हैं, किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, लकड़ी का तो नहीं बनाते। तो किसका मैग्नेट बनाएं? किसका मैग्नेट बनाएं? लकड़ी का, लोहे का, निकिल का, कोबाल्ट का, किसका बनाएं? इसका भी सिलेक्शन डिसीजन करने में इस कर्व का हमें हेल्प लेना चाहिए। हेल्पफुल है हमारे लिए। अब आप सोच सकते हैं सर कैसे हेल्पफुल है? हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है, किसका बनाए? हमको इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाना है, किसका बनाए? वैद्युत चुंबक। ट्रांसफार्मर और डायनामो में भी क्रोड लगती है आयरन की, तो क्यों आयरन का ही बनाए या किसका बनाए? फोन जो उठाते हैं आप, पहले जो बेसिक चलता था, फोन उठाने में स्पीकर में कौन सा मैग्नेट लगाएं? उसमें मैग्नेट लगा होता है। इन सबको हम इस कर्व से आसानी से समझ सकते हैं। इस हिस्टैरिसीस लूप की स्टडी से बहुत इजीली समझ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमानेंट मैग्नेट किसका बनाएं। किसका परमानेंट मैग्नेट बनाएं? सबसे पहली चीज ये है कि परमानेंट मैग्नेट है क्या। यही है, क्या है परमानेंट मैग्नेट? तो बेटा परमानेंट मैग्नेट वो है जो कभी डीमैग्नेटाइज ना हो। कभी डीमैग्नेटाइज ना हो। तो प्रश्न ये है कि डीमैग्नेटाइज ना हो या बहुत कठिनता से
बहुत डिफिकल्टी हो उसको डीमैग्नेटाइज करना, आसान ना हो उसको डीमैग्नेटाइज करना एक बार मैग्नेट बनने के बाद। भले तुम एच हटा लो, जिस फील्ड में उठा के रखा आपने मैग्नेटाइज करने के लिए उस फील्ड को हटा दो, लेकिन जिस सब्सटेंस को रखा था वही एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद डीमैग्नेटाइज ना हो। ऐसे सब्सटेंस का बना होना चाहिए परमानेंट, उसका चुंबकत्व तो हमेशा बरकरार रहे, भले तुम एच को 0 कर दो। तो ऐसा सब्सटेंस वही हो सकता है जिसकी कॉन्स्टिविटी ज्यादा हो, निग्राहिता ज्यादा हो। निग्राहिता आप जानते हैं, मैंने बताया। निग्राहिता मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको डीमैग्नेटाइज करे। तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बड़ा क्या लगाना पड़े, मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़े जो आपको डीमैग्नेटाइज करे। यानी जिस सब्सटेंस के लिए निग्रह बल ज्यादा होगा, कॉन्स्टिविटी ज्यादा होगी, उसको आसान नहीं होगा डीमैग्नेटाइज करना। चाहे आप एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, चाहे पीट डालो चुंबक को, चाहे टेम्परेचर दे दो चुंबक को, आग में रख दो, सुलंट जाए, लेकिन वो आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो। तो जिन सब्सटेंस का कॉन्स्टिविटी ज्यादा होता है, जिसको अधिक निग्रह बल की आवश्यकता होती है, उसका परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक चीज और इसके अंदर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। अगर आप मैग्नेट को पावरफुल चाहते हैं, पावरफुल हाई मैग्नेटाइजेशन हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग पावर हो, यानी क्या ज्यादा हो, रिटेंटिविटी, चुंबकशीलता ज्यादा हो उसकी, या धारणशीलता ज्यादा हो। शक्तिशाली चुंबक अगर बनाना है तो उसकी धारणशीलता ज्यादा होनी चाहिए। तो धारणशीलता से ज्यादा किसका है, सॉफ्ट आयरन का। स्टील का कम है, लेकिन स्टील का सॉफ्ट आयरन से कम है, सॉफ्ट आयरन से कम है। अडानी अंबानी से गरीब है तो हमसे गरीब थोड़ी ना है, या अंबानी अडानी से गरीब है तो हमसे गरीब थोड़ी ना है। वो दोनों अमीरों में कंपैरिजन है, दोनों चाप के मैग्नेटाइज होता है। हाँ, स्टील का थोड़ा सॉफ्ट से कम है, लेकिन अब ये नहीं है कि तुम्हारे घर के खिलौने के चुंबक से कम है। इनसे कम है इनकी, लेकिन इनसे कम है इनकी रिटेंटिविटी, लेकिन हमसे कम नहीं है। और हमको ज्यादा हमारा ध्यान कहां होना चाहिए, अस्थायी चुंबक बनाना, कि उसका मैग्नेटाइजेशन गायब ना हो। और मैग्नेटाइजेशन जिसका गायब ना हो उसकी निग्राहिता ज्यादा होनी चाहिए, निग्राहिता उसकी ज्यादा होना चाहिए, कॉन्स्टिविटी। तो वो ज्यादा किसका है, स्टील का है। स्टील बेहतर है परमानेंट मैग्नेट के लिए। कुछ लोग कहते हैं इनसे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अडानी अंबानी वाला खेल है, लेकिन कॉन्स्टिविटी ज्यादा है, आसानी से डीमैग्नेटाइज तो नहीं होगा। अब बहुत लोग सोचते हैं सर जी, लेकिन एक दिक्कत यह है स्टील का तो सर लूप का एरिया ज्यादा, सैथिल हानि ज्यादा है, हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है। होने तो हिस्टैरिसीस लॉस कौन सा हमको डीमैग्नेटाइज करना है, हिस्टैरिसीस लॉस तो तब महत्व रखता है जब हमको डीमैग्नेटाइज करना हो, तो इसको तुमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। हिस्टैरिसीस लॉस से कोई लेना देना है ही नहीं है। सबसे अच्छा मेटल या सबसे अच्छा सब्सटेंस इनको बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट वो एलॉयज होते हैं। एलॉयज में एक का नाम है कोबाल्ट स्टील, और ये कोबाल्ट स्टील कोबाल्ट, आयरन और किसका बनता है, कोबाल्ट, टंगस्टन और कार्बन, इनका एलॉय है। एक और बनाया जाता है आजकल जो है, उसका नाम है बेटा क्या चीज, टिकोनॉल। टिकोनॉल टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, एल्यूमिनियम, इनका एलॉय है। एक है एनलिको, इसका भी बनाया जाता है। अब एनलिको में कौन कौन आता है बेटा, निकिल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, इन 5 लोग को इनसे बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना है। विद्युत चुंबक किसका बना है। तो पहले आपको बता दें बेटा, विद्युत चुंबक मतलब जो
करंट से मैग्नेटाइज हो जाए स्ट्रांगली। अब करंट का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। आपके घर में तार लगा है, कभी चपकता है क्या सिक्के को? नहीं। तो स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तार ऐसे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जरूर करता है, बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तार, जिसमें करंट फ्लो होता है। पढ़ा तो आपने है ही, FR/IPL। तो प्रश्न ये है कि करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेट बनाए जाते हैं, यानी जो हल्के से मैग्नेटिक फील्ड, वही सब्सटेंस अच्छा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो हल्के से मैग्नेटिक फील्ड से या हल्के से बहुत दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से चढ़ाऊ का चुंबक बना दे। यानी कि थोड़े से ही मैग्नेटिक फील्ड से उसमें हाई मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाए, गजब का चुंबकीय प्रेरण हो जाए। और जब वो डीमैग्नेटाइज हो, क्योंकि जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी खत्म हो जाएगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस ना हो। हिस्टैरिसीस लॉस होगा तो हीट क्रिएट होगा, सटल यानी कम से कम। तो सबसे अच्छा है नरम लोहा। ये दोनों गुण नरम लोहे में है। नरम लोहा हाई इंटेंसाइट होता है, उच्च धारणशीलता है नरम लोहे की, उच्च रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी, ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, और उसका लूप का एरिया भी कम है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम से कम होगा। अब कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते कैसे हैं? आपको कॉपर की वायर लेनी है, और कॉपर की वायर को लेकर के एक सॉफ्ट आयरन की रॉड ले लीजिए, और इस सॉफ्ट आयरन की रॉड पर वायर को लपेट दीजिए। और जब वायर को आप लपेट देंगे तो मैं आपको बताऊं, ये वायर बिहेव्स लाइक व्हाट? सोलेनाइड। ये वायर तो कॉइल बनी गई, अब ये सोलेनाइड की तरीके बिहेव करेगी। और इन टर्न्स को काफी पास पास रखते हैं, और मैक्सिमम जितना टर्न्स बनाओगे, जितना मैक्सिमम टर्न्स बनाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा ये सॉफ्ट आयरन। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है, जैसे इसमें करंट जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, आप देख लें इसको इस तरफ से, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। मान लो मेरी तरफ से देखने पर करंट क्लॉकवाइज है, अगर मेरी तरफ से देखने पर करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ बन जाएगा और ये नॉर्थ बन जाएगा। और जब इसके अंदर आप इस सॉफ्ट आयरन को रख दोगे तो फिर इनके अंदर सॉफ्ट आयरन के जो डोमेन्स हैं या जो भी डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स के सारे एटॉमिक मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन घुमाव होने लगेगा। किसकी ओर? इसके कारण, इस लूप के कारण, इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, साउथ से किसकी ओर? नॉर्थ की ओर। तो लूप के अंदर मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होगा ही, अगर करंट मेरी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज है। तो इस सॉफ्ट आयरन के सारे डोमेन्स का जो है इस तरफ अलाइनमेंट हो जाएगा, संरेखण हो जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देगा। समझ सके इस चीज को बेटा? और या फिर एक चीज कहें, अगर आपको बनाना है नॉल चुंबक, घोड़े नॉल चुंबक, तो आप एक काम करो, पहले एक रॉड को मोड़ लो नॉल के शेप में, फिर नॉल के शेप में मोड़ने के बाद आप वायर को इस पर ऐसे लपेट दो। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कि जब इस वायर को ऐसे करने के बाद नीचे से निकाल कर ले जाना, तो अगर इसमें करंट इधर है, तो इसमें करंट इसके अपोजिट रहे, इसमें इधर आ रहा है तो इसमें अपोजिट रहे करंट।
इसमें करंट अपोजिट रहे, ऐसे लपेटेंगे आप कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या ना रहे, सेम ना रहे दोनों साइड्स में। अब अगर इस तरफ में ऊपर से देखूं मैं ऐसे ऊपर से, तो अगर इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और अगर इधर करंट क्लॉकवाइज है तो ये क्या बन जाएगा, साउथ। जिस प्रकार से डोमेन्स इसमें इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ था उसके डायरेक्शन में हो गए थे, तो इस लूप के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इस सॉफ्ट आयरन की जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे। मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं सब इधर, सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे डोमेन्स। और जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरीके। ठीक है, ये बातें हो गई। आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज, बड़ा जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़े बड़े गट्ठर होते हैं, क्रेन होती हैं, उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करते हैं वस्तुओं को एक स्थान से कहाँ तक, दूसरे स्थान तक। आयरन के बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लोहे के, किरान गाड़ियाँ जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मशीनरी, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारी आंखों के अंदर कोई आयरन की छोटी मोटी गंदगी चली जाती है तो फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से उनको निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेट से। इनके अलावा इनका यूज़ और कहाँ है, घंटी, जो इलेक्ट्रिक बेल जानते हैं ना, डोर बेल, उनको बनाने में उसका सिस्टम है, तरीका कभी बता देंगे, आज मेरा मूड नहीं। और टेलीफोन्स में तार संचार, मोबाइल में नहीं, मोबाइल तो वेव्स पर चलता है। ट्रांसफार्मर, डायनामो, क्रोड, यही सब बनाने में। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं, और ट्रांसफार्मर और डायनामो की क्रोड कैसे बनाई जाए इसको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर और डायनामो की क्रोड कैसे बनाई जाए, किस पदार्थ की बनाई जाए, ध्यान दीजिएगा। आपके यहाँ जो डायनामो की क्रोड है या डायनामो की क्रोड की बात कर रहा हूं, या फिर ट्रांसफार्मर की क्रोड, या टेलीफोन के अंदर जो तनुपट होते हैं, डायाफ्राम, नेट पर देख लीजिएगा। आपको पता है डायनामो, ट्रांसफार्मर, टेलीफोन्स, ये सब एसी करंट से बनते हैं, ये सब एसी करंट के लिए है। अब एसी करंट में करंट का ये प्रकार का वेरिएशन होता है। एसी करंट ऐसे चलता है, एक बार मैग्नेटाइजेशन, फिर एक बार डीमैग्नेटाइजेशन, करंट की वैल्यू जब 0 हो गई, फिर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, तो बार बार मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, एक बार एक डायरेक्शन में। यानी मतलब यही कहानी होती है, मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। यानी जब आप क्रोड बनाते हो, किसी भी चीज का क्रोड जो अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड हो, जैसे ट्रांसफार्मर और आपका डायनामो, तो इसमें बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है। अब अगर बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो पहली चीज तो ये है कि इनकी चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि करंट से इनको क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है। क्रोड को करंट से मैग्नेटाइज करना है, और करंट से फील्ड कम ही क्रिएट होता है। तो जब इनकी हाई परमिएबिलिटी होगी, उच्च चुंबकशीलता होगी, तो थोड़े से क्षेत्र से ही ये पटाख से चढ़ा चुंबकित हो जाएंगे, तो परमिएबिलिटी ज्यादा हो, पहली बात। तो दूसरी चीज, बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होना है, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कम से कम हो। और ऐसी चीज का क्रोड बनाओ जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो।
क्योंकि एडी करंट्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एडी करंट्स ना क्रिएट हो, क्योंकि एडी करंट्स क्रिएट्स होंगी तो इनका टेम्परेचर बढ़ने से इनका शेप बिगड़ने लगेगा, शेप बिगड़ने लगेगा, शेप बिगड़ने लगेगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ये सबसे जरूरत है। या फिर जो चीज क्वाइल बना दी जाती है, क्वाइल, एक चीज ये भी समझिएगा कि जैसे ये है, इसके अंदर क्रोड रखा है। अब जब इसमें ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो क्वाइल बनाई गई है, इस क्वाइल के भी हीट होने से इस क्वाइल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब दिक्कत है। तो इनके लिए कुछ स्पेशल प्रकार के एलॉयज बनाई गई हैं। एक है आपका परमोलोय, तो परमोलोय आपका एलॉय, परमोलॉय एलॉय, और म्यूमेटल एक मिश्र धातु है एलॉय, म्यूमेटल ट्रांसफार्मर की क्रोड और इनकी क्रोड बनाने के लिए, डायनामो की या तनुपट बनाने के लिए, डायफ्राम ऑफ टेलीफोर्स।